नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस अपने संगठन को धार, रफ्तार, प्रहार करने की तैयारी में है। आने वाले कुछ दिनों में पीसीसी चीफ कमलनाथ निष्क्रिय और पार्टी विरोधी काम करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं पर अनुशासन का चाबुक घुमा सकते हैं। दरअसल पार्टी का इंटरनल सर्वे और जांच पड़ताल पूरी हो गई है। जिला प्रभारी और एआईसीसी सचिवों ने प्रदेश का दौरा कर जो रिपोर्ट बनाई है उसे पीसीसी चीफ को सौंप दिया गया है। इन रिपोर्ट्स में भीतरघाती और पार्टी लाइन तोड़ने वालों के नाम भी शामिल हैं, जिन पर फरवरी के पहले हफ्ते में होने वाली अनुशासन समिति की मीटिंग में कार्रवाई पर फैसला हो सकता है। अनुशासन समिति बनी हुई, उसकी एक बैठक हुई थी और जो और बैठकें होंगी वो अनुशासन समिति एम्पावर्ड है पूरी तरह से। उनको जो भी शिकायतें मिलेंगी निश्चित तौर पर वो एक्शन लेंगे। कांग्रेस के अंदर से खबर है कि अनुशासन समिति के सामने ऐसे 20 से ज्यादा नाम रखे जाएंगे जिन पर उपचुनाव या पार्टी की रीति नीति के खिलाफ जाकर काम करने का इल्जाम है। इनमें कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हैं। कांग्रेस की कोशिश पक्के इरादे से संगठन में अनुशासन को मजबूती देने पर है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने इस कवायद पर चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने नेताओं पर एक्शन ही नहीं ले पाएगी। ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, पर मैंने अखबार में लाखन सिंह गोविंद सिंह का पढ़ा था, तो मैं पहले बता दूं इन पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। सत्ताधारी दल का विरोधी पर चुटकी लेना बनता है, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो 15 साल बाद मिली सत्ता को नहीं संभाल पाई, उसके बाद हुए उपचुनाव के मौके को भी नहीं भुना पाई। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव से पहले सख्त मैसेज देने की तैयारी है। पर क्या कांग्रेस के इस एक्शन का पार्टी पर असर होगा? क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये कांग्रेस है, ऐसे ही चलती है। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है रडार पर बिगड़े नवाब। बिगड़े नवाब अगर हो जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर मसला किसी सल्तनत का हो तो वो सल्तनत ही पूरी दांव पर लग जाती है। और अगर मसला बिगड़े नवाब अक्सर घर के उस बच्चे के लिए भी कहा जाता है जो किशोर अवस्था या युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रखकर बहकने लगता है, तो व्यंग में, कटाक्ष में समाज, परिवार, पेरेंट्स कहते हैं कि जनाब बिगड़े नवाब हो गए। पार्टियों में भी बिगड़े नवाब होते हैं और ये बिगड़े नवाब जो हैं खुद पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये कब क्या कर जाएं और उससे पार्टी को कितना नुकसान पहुंचे ये कोई नहीं जानता है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर किसी पार्टी के, किसी परिवार के हालात बिगड़ते हैं तो इसका मतलब ये तो यकीनी तौर पर है कि वहाँ बिगड़े नवाबों की संख्या काफ़ी हो सकती है। और कांग्रेस इससे इनकार नहीं कर सकती कि ये बिगड़े नवाब, जिनके तौर तरीक़े तो नवाबी हैं, लेकिन वो इस तरह के तौर तरीके हैं जो पार्टी को ही मुश्किल में डाल देते हैं। क्योंकि जो बिगड़ जाता है वो फिर पार्टी की रीति नीति में कितना भरोसा करता है। तो कांग्रेस को ये मैसेज तो देना पड़ेगा कि आप पार्टी के साथ चलिए, अनुशासन के साथ चलिए, लेकिन कितना कर पाएंगे? जैसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर चैलेंज कर रहे थे कि कितना भी ये कर लें, लेकिन ये गोविंद सिंह और लाखन सिंह जी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई कर नहीं सकते। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि कांग्रेस क्या अनुशासन के एक नए संस्करण के साथ सामने आएगी। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा जी, उनका बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और नेता भी हैं पार्टी के लिए। दुर्गेश केसवानी जी हैं मेरे साथ, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता पार्टी के लिए, उनका बहुत स्वागत है। सुशील जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह आप देखते हैं कि क्या वाकई कुछ एक बड़ा एक्शन जैसा कांग्रेस के अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि कोशिश है कांग्रेस की कि वो एक बड़ा मैसेज दे और चीज़ों को पटरी पर लाने की शुरुआत भी यही होती है। जैसा हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि एक चिड़िया को आप टांग दो जरा, तो बाकी फिर खेत को कोई परेशानी नहीं होती। मतलब आप एक मैसेज दे देते हैं कि एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर दी है तो सब सावधान होंगे। देखिए शरद जी, नवाबों पे नकेल डालना इतना आसान नहीं है, वो भी खासकर कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में मूलतः 3 तरीके के कार्यकर्ता हैं या आप नेता कह लीजिए। एक वो जो कमलनाथ समर्थक हैं, एक वो है जो दिग्विजय समर्थक हैं, एक वो जो सिर्फ कांग्रेसी है। तो मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय समर्थक या कमलनाथ समर्थक पर अनुशासन समिति टेढ़ी नज़र भी कर पाएगी। इसमें वही जो चिड़िया वाली, आप
कांग्रेस को चिड़िया पे निशाना नहीं मारना, कांग्रेस को वो बाज पकड़ने हैं जो कांग्रेस की जीत में कहीं ना कहीं अड़ंगे लगाते हैं। बिल्कुल सही। नरोत्तम मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं भी इस बात से सहमत अभी तो हूँ। हो सकता है कल बहुत बड़े कांग्रेस बड़े स्तर पे अगर अनुशासन समिति इतना बड़ा काम कर जाए कि गोविंद सिंह जैसे नेताओं पर भी कार्रवाई हो जाए या लाखन सिंह यादव जैसे नेताओं पर, तो बहुत फिर तो एक बड़ा कांग्रेस बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी। पर फिलहाल जो लगता है कि सिर्फ जो कांग्रेसी है वो प्रताड़ित होगा इस अनुशासन समिति में, बाकी न दिग्विजय सिंह समर्थक को कुछ हो पाएगा न कमलनाथ समर्थक को। बहुत ज़्यादा मैसेज देने की कोशिश होगी तो हो सकता है अरुण यादव या ऐसे किसी नेता के समर्थक हो जिनको जो बहुत ज़्यादा जो है विरोध नहीं कर पाएंगे, उनको ही निशाना बनाया जाएगा। बाकी बिगड़े नवाब पर नकेल कसना इतना आसान तो कांग्रेस में नहीं है। यही बड़ा सवाल है स्वदेश जी, जो कांग्रेस में पूछा जाता है कि वहाँ आई वॉश क्यों होता है, क्यों किसी समस्या को लेकर सिर्फ एक प्रहसन की तरह प्रयास किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्यों गंभीरता से कोशिशें नहीं होती पार्टी को पटरी पे लाने की? यहाँ भी क्या आप मजबूती से कार्रवाई करके ये बताएंगे कि नहीं अब पार्टी में चीज़ें बदल गई हैं? शरद जी, मुझसे ज़्यादा तो कांग्रेस क्या सभी दलों को आप समझते हैं। कांग्रेस विचारधाराओं की पार्टी है और ऐसी स्थिति में अगर आपको ऐसा लगता है तो जो अनुशासन समिति बनी है, अनुशासन समिति हर संगठन में हुआ करती है और जब कभी देखा होगा कि पार्टी की रीति नीति से हटके अगर कोई भी काम करेगा, वो छोटे नेता हो, अपने नेशनल लेवल पर भी देखा होगा, बड़े नेताओं ने भी अगर किया है तो बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। बात रही कांग्रेस के आज कसमकस की स्थिति, इस पर आज डिबेट हो रही है, तो डिबेट का मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदर खानों में आपको ये लग रहा है कि गड़बड़ी है, जबकि है ऐसा एक्चुअल में कि यूथ कांग्रेस और कांग्रेस कमेटी दोनों ने मिलकर के ये ठान लिया है कि नगरीय निकाय चुनाव में हमने सेक्टर से लेकर मंडलम से लेकर वार्ड से लेकर वन बूथ यानी यूथ के फार्मूले पर अभी नवनिर्वाचित हमारी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भी टीम बनाना शुरू कर दिया है और हम नीचे स्तर तक जा चुके हैं। कांग्रेस का संगठन खड़ा हो गया और नई लीडरशिप तैयार करने की कोशिश तो आपने देखी होगी। मंत्रिमंडल जब बना था मध्य प्रदेश में कांग्रेस का, तो तकरीबन 10-12 मंत्री तो 45 साल से नीचे उम्र के थे। हमने पूरी कोशिश की है कि नई लीडरशिप पैदा की जाए और आगे आने वाले चुनाव में भी हम युवाओं को मौका देंगे, अवसर देंगे। अब रहा सवाल इस बात का जिस पर आज बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ और कांग्रेस भी ये मानती है कि अगर कोई गलत चल रहा है, पार्टी की रीति नीतियों से या पार्टी के खिलाफ कोई किसी भी तरह की कोई गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो निश्चित अनुशासन समिति फैसला करेगी और उसे सबको मानना पड़ेगा। दुर्गेश जी क्या कहेंगे आप? मसला आपकी पार्टी का नहीं है, आप रिलैक्स होकर किनारे बैठकर, ये हम बार बार बात कहते हैं कि टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने प्रतिद्वंदी दल की रीति नीति पर निगाह रखना तो आवश्यक है। क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, निश्चित रूप से ये कांग्रेस का नितांत ही आंतरिक मामला है, पर ढाक के वही 3 बात, जैसे आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि इनमें कार्रवाई करने का मादा नहीं है। अगर कार्रवाई करनी होती तो ये उस टाइम पे जब पावर में थे तब उमंग श्रृंगार जी की जो टिप्पणी थी दिग्विजय सिंह जी को लेके, अनेक बार ऐसे कई ऐसे वाकयात हम आपके समक्ष और हम लोगों के समक्ष हम लोग डिबेट में भी उन चीज़ों को करते रहे। अगर इनमें इतना मादा होता तो उसी टाइम पे कार्रवाई कर देते। आज एक लंबी सी फैसियत में शर्मा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से उस बात को आगे करूंगा कि इन्होंने सिर्फ 2 गुटों पे ही ध्यान दिया कि दिग्विजय सिंह गुट और कमलनाथ गुट, अरुण यादव जी का गुट है, एक गुट उनका भी है, अजय सिंह राहुल भैया का, एक गुट कांतिलाल भूरिया जी का है, सुरेश पचौरी जी का भी अपना गुट है। तो गुटों में धड़ों में बटी हुई कांग्रेस है वो, और मुझे लगता है कि हर गुट की जब आप देखेंगे, जब ऐसी बातें होती हैं, हर गुट अपनी ताकत दिखाने लग जाता है। और ये मेरे मित्र तो अनेकों बार टीवी चैनलों पर इस बात को भी रखते आए हैं कि हमारा ये आंतरिक लोकतंत्र हमें कांग्रेस को मजबूत करता है। आज वही इनकी आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने वाली बात है जो आज इनके लिए एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ी हो गई है कि आज आफ्टर ऑल कांग्रेस की लीडरशिप कौन तय करेगा। आज यही बात कई समय से इन्हीं के नेता कई बार तो कमलनाथ जी को ही सलाह देते हुए नजर आए कि अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अगर उन पर कार्रवाई हो जाती तो निश्चित रूप से एक कैडर पे नीचे तक बात आ जाती है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की पार्टी है, उन्हीं को वो 2 लोग ही इनका परिवार, जबकि हमारे यहाँ जो पार्टी है वो हमारा परिवार होता है। विद्वान मित्र की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखूंगा। इनके यहाँ लोकतंत्र वाकई में नहीं है। इनके यहाँ नागपुर में रखा हुआ रिमोट चलता है तब इनके कुछ हो पाता है। कहीं से लेकर कहीं तक ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आज सुनिए, तो आज स्थिति ये है कि माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का गुट अलग है, मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है।
शिवराज सिंह चौहान का अलग गुट है और नया गुट पैदा हो गया है सिंधिया शरद जी जी, का। शरद जी, सिंधिया जी की यही वजह बात- से यही बात मंत्रिमंडल इन लोगों का की, विस्तार यही बात इन कितने लोगों दिनों की, तक टला? जो आपने सरकार बनाने ये के अपनी बाद बात नहीं करेंगे, 5 मंत्रियों ये से बात मध्य हमारी प्रदेश को करेंगे। ठगा है। अगर हमारे- और इसमें हमारे यहाँ मंत्री नेता- मंत्री हमारे यहाँ करते रहिए, संगठन ही गुटबाजी सर्वोपरि में है। आप बटे हैं। स्वदेश जी बात ये सवाल तो दुर्गेश जी का ठीक है कि काफिला क्यों लुटा, मतलब फोकस तो इसी पर होना चाहिए, तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि भाई काफिला क्यों ना, आखिर बाय इलेक्शंस जो हुए मध्य प्रदेश में उसमें जैसा आपका प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा, इसके पीछे कुछ कमजोरियां तो होंगी कांग्रेस में। आप बाकी सारी चीज़ें आप अपनी जगह हैं, आप कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ये तो आपको तय करना पड़ेगा कि आखिर बहुत उम्मीदें लगाने के बाद भी नतीजे आपको वैसे क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ये सिलसिला हम 2008 से देख रहे हैं। 2003 में तो लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री थी बीजेपी की, लेकिन 2008, 13, 18 में आपने सरकार बना ली, कायम नहीं रख पाए। मतलब ये चीज़ें चुभने वाली तो है ना स्वदेश जी। देखिए शरद जी, हमने ये देखा है कि 2014 की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की रैलियों में अपार भीड़ उमड़ा करती थी, क्योंकि वो एक इस तरह के सगुफे बात नहीं कर रहे। मैं वहीं आ रहा हूँ जी। इतने ऐसे सगुफे लेकर आए थे कि युवा भ्रमित हो गया, और उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात हो चाहे 15 लाख खाते में डालने की बात हो, लोगों को लगा कि कुछ नया होने वाला है। और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ लोकसभा की बम्पर सीटें आई, लेकिन 2018 आते आते क्या स्थिति हुई आपने खुद देखा होगा। इनका ग्राफ डाउन हुआ, इनकी सरकार छत्तीसगढ़ चली गई, मध्य प्रदेश भी चली गई, फिर ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। राजस्थान चली गई, वोट परसेंट हमें तब भी ज्यादा था, हमने सिर्फ कुछ सीटों का नहीं, मैं सुन रहा हूँ, पर आप गलत बयानबाजी तो न करें, आप गलत बयानबाजी तो न करें। ये बिल्कुल आप वोटिंग परसेंट, आप कुछ सीटें आगे थी, कुछ सीटें आगे थी, और हमने उस टाइम पे भी शिवराज जी ने उस टाइम पे भी यही कहा, श्री शिवराज जी ने उस टाइम पे भी यही कहा कि हमें सरकार को चिमटे से भी हमने मौका दिया, और मौके का आप लोगों ने जो परिणाम दिया, हम बिजली को लेकर परेशान थी प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता रोडों को लेकर परेशान है। दुर्गेश जी आप इसमें लक्ष्य है, घी डालेंगे तो ये और ज्यादा फिर अपने पर बात नहीं करेंगे, इसलिए स्वदेश जी की बात को हमको फिर इनको बार बार पकड़कर मुद्दे पर लाना होगा। बहरहाल मैं सुशील जी की तरफ चलूंगा। सुशील जी, स्वदेश जी की मुश्किल समझ में आ सकती है, पार्टी की एक लाइन है, सवाल कठिन है, कितनी कार्रवाई करेंगे ये उस पर अधिकारिता से निश्चित तौर पर एक प्रवक्ता के नाते इनका अपना जो दायित्व है उससे जुड़ी बातों के इर्द गिर्द ही ये केंद्रित रह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में इस समय कमलनाथ जी को मैं तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष कहूँ तो मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा। इसके लिए मैं उनको एक राजनीतिक चातुर्य और बहुत ढेर सारे अनुभव से संपन्न प्रदेश अध्यक्ष कहूँगा, लेकिन अगर कोई ऐसा तेज तर्रार उनका सहयोगी होता जो शायद संगठन का एक अहम अहदेदार होता और ये सारी मुश्किलें हल करता चलता, तो उनकी भी मदद होती और पार्टी की भी मदद होती। क्या कांग्रेस महसूस कर रही है कि ऐसा संगठन का कोई भी बड़ा चेहरा उसके पास नहीं है जो किसी को डांटे तो उसकी नज़रें झुक जाएं, किसी के खिलाफ कार्रवाई करे तो वो माने कि ये कार्रवाई उचित हुई है? क्या लगता है आपको? नहीं शरद जी, देखिए वो मादा कमलनाथ जी में है, क्योंकि आप देखिए 2018 में 1 मई को कमलनाथ अध्यक्ष बन के आए थे, तो उन्हें हालांकि ज़मीन तैयार करी थी अजय सिंह और अरुण यादव ने प्रदेश में, लेकिन कमलनाथ ने बहुत अच्छे तरीके से जब चुनाव होने वाले थे उसके पहले जितने भी असंतुष्ट कार्यकर्ता नेता थे उन सबको जो है भरपूर पद नवाजे गए थे। महासचिव, मतलब जो पार्टी की गाइडलाइन है कि इतने पद महासचिव के, वो सबको तोड़ते हुए हर व्यक्ति को पद दिया था, क्योंकि उनका फोकस था सरकार बनाना। वो सरकार बनाने में कामयाब हुए। उसके बाद की परिस्थितियां बात अलग है। तो कमलनाथ जी वो मादा तो है कि वो कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि वो दिल्ली की राजनीति छिंदवाड़ा से थोड़ा बाहर निकले और फोकस मध्य प्रदेश में करें। वो जिस दिन मध्य प्रदेश में कैंप करेंगे वो कर सकते हैं, दोबारा चीज़ें हासिल हो सकती हैं, लेकिन उनको जो है पूरा फोकस मध्य प्रदेश की राजनीति में करना होगा। टूरिज्म जो है उनको अब छोड़ना होगा अगर कमलनाथ जी को संभालना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, देखिए कमलनाथ जी के बाद फिर दिग्विजय सिंह है। नेता जो कार्यकर्ता है और जो नेता है उनको, जो सीनियर नेता है उसकी आंख का तो थोड़ा भय रहता ही है। और जहाँ तक ये स्वदेश जी बात कर रहे हैं, मुझे इस बात पे थोड़ा वो लगता है कि लोकतंत्र और अनुशासन दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर उमंग सिंगार कह रहे हैं वो लोकतंत्र है, तो ऐसा लोकतंत्र पार्टी के लिए बहुत घातक है। अगर गोविंद सिंह, अगर लाखन सिंह यादव लोकतंत्र के तहत ये बात कह रहे हैं तो ये पार्टी के लिए बहुत घातक है। आप अनुशासन और लोकतंत्र को गड़बड़ नहीं कर सकते आपस में। अनुशासन अनुशासन होता है।
आपको जो बात कहनी पार्टी फोरम में कहिए। बीजेपी देखिए, केदार शुक्ला अगर कोई बात कहते तो नोटिस मिल जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण, दूसरा आप देखिए, अब अगर आप इसे लोकतंत्र मानते हैं तो फिर अनुशासन समिति की जरूरत ही नहीं है। बोलते रहिए, जिसके खिलाफ बोलना बोलिए और उसको एक लोकतंत्र का तमगा दे दीजिए। चाहे वो राहुल गांधी के खिलाफ बोले, चाहे सोनिया गांधी के खिलाफ बोले, उनके खिलाफ बोले तो अनुशासन बिना समिति में जाए मामला अनुशासनहीनता का हो जाता है और एक्शन हो जाता है। बाकी नेता के खिलाफ बोला जाए तो अनुशासन समिति में जाता है। अरे जब वीडियो साक्ष्य आपके पास, तो एक्शन होना चाहिए। ये वैसा मामला नहीं है कि अनुशासन की परिधि में था या अनुशासनहीनता की परिधि में इसकी जांच की जाएगी। जो व्यक्ति वीडियो में बोल रहा है और दड़ेगम बोल रहा है, उसमें आप कौन सी अनुशासनहीनता की जांच करेंगे? ये जो पॉइंट्स हैं ये तय करते हैं कि कांग्रेस में जो है चेहरा देख के और चेहरे में भी आका देख के जो है निर्णय करने की परंपरा अभी भी चल रही है। स्वदेश जी, सवाल बड़े हैं, चुभते हुए हैं, लेकिन मजबूत सवाल हैं कि आखिर अनुशासन और आप आंतरिक लोकतंत्र में अंतर तो आपको रखना पड़ेगा। देखिए शरद जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ और अंतर रहना भी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं और शब्दों का संकलन कुछ ऐसा बिगड़ जाता है कि कुछ का कुछ निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अनुशासन समिति है उसमें 10-5 लोग इकट्ठे बैठ करके उसका मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या होता है, कई बार हमने कोई बात कही, मैं अपनी खुद की कहूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मतलब पार्टी का मध्य प्रदेश का फेस माना जाऊँगा, और मैंने कोई बात कोई ट्वीट की लेकिन मीडिया में उसको गलत संज्ञा दे दी गई है, तो निश्चित रूप से 4 लोग बैठते हैं, उस पर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो फैसला होता है। और इसमें अनुशासन समिति का मतलब ही यही है कि जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं हो जो मैं नहीं चाह रहा था, जो आप नहीं चाह रहे थे, कार्यकर्ता जो नहीं चाह रहा था वो वैसा सामने आ जाए तो किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। इसलिए समिति में 4 लोग होते हैं, जूरी होती, अगर वो निर्णय लेती है तो समझ लो सब पहलुओं पर विचार हो गया है, उसके बाद फैसला हुआ है। बोलिए योगेश जी। देखिए शरद जी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चैनल पे बैठ के अच्छी अच्छी बातें करके ये अपनी बात रखना चाह रहे हैं। अगर अनुशासनहीनता ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के द्वारा, मनमोहन जी के द्वारा लाया हुआ बिल राहुल गांधी जी सबके सामने फाड़ के फेंक देते हैं, तब इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, तब इनको पता पड़ता। अभी ये मेरे मित्र नागपुर के रिमोट की बात कर रहे थे कि नागपुर के रिमोट से चलते हैं, तो आपके जब प्रदेश के प्रभारी का यहाँ पे जब स्वागत बावरिया जी का हुआ था, उन्होंने खुद अपने कार्यकर्ताओं को कहा था अगर अनुशासन सीखना है तो आरएसएस से सीखा जाए, वहाँ अनुशासन की बात है। ये सिर्फ बातें, आज ये एक ट्विटर की बात को लेके मेरे मित्र यहाँ पे जब बातें करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। अरे आप कार्रवाई करिए, कार्यकर्ता अनुशासन। आज भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे कि बिल्कुल कभी किसी, अगर जो संगठन ने किसी कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया है, अनेक बार आपने शरद जी इस बात के उदाहरण मैंने हम आपके डिबेट्स में मैं सुनता रहता हूं, तो आप ये डिबेट्स में भी इन चीज़ों को उठाते हुए, उन एग्जाम्पल्स को सेट करते हुए जब बात करते हैं तो उसको अनुशासन कहते हैं। और निश्चित रूप से आज हमें गर्व है कि हम देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जो हमारा संगठन हमको आदेशित करता है, निर्देशित करता है, प्रत्येक कार्यकर्ता उसका अक्षरशः पालन करता है। सुशील जी, क्या आप ये भी महसूस करते हैं कि नैरेटिव बदलना चाहिए? नैरेटिव से मतलब है कांग्रेस जिन इश्यूज़ पर लेकर कायम रही है, जिन इश्यूज़ को लेकर वो आगे बढ़ती रही है, उनमें से सभी नहीं लेकिन कुछ इश्यूज़ पर पारंपरिक सोच से हटने की ज़रूरत है। जैसे संघ को कोसना, ये कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, और मध्य प्रदेश से ही वो आते रहे प्रमुख रूप से, पहले ये दायित्व अर्जुन सिंह जी संभालते रहे कांग्रेस में बहुत ताकत से, और उनके बाद उन्हीं के शिष्य माने जाने वाले दिग्विजय सिंह जी के बारे में भी ये कहा जाता है कि संघ के बारे में, लेकिन अभी बीते कुछ समय से तो उनको मैंने नहीं देखा कि बहुत संघ के विरोध में, लेकिन संघ के खिलाफ बोलकर क्या कांग्रेस अपने नंबर बढ़ा लेती है? क्या वो एक धड़े को अपीज कर पाती है जो कथित रूप से संघ की विचारधारा से असहमत है? क्या कांग्रेस ये मानती है कि वो ऐसा करके वोट बैंक की राजनीति से भी ऊपर उठती है और वो अपनी विचारधारा में संघ विरोध को एक बहुत बड़ा फ्रंट मानती है? क्या इनसे अधिक कांग्रेस को रिव्यू पर और चिढ़ की राजनीति से, नकारात्मक राजनीति से बाहर निकलने की ज़रूरत है? बिल्कुल शरद जी, बहुत ज़्यादा कांग्रेस को इस बात की ज़रूरत है। देखिए आप क्या होता है, जब भी कोई पार्टी अपना कैंपेन करती है तो वो जनता की नब्ज़ टटोलने की कोशिश करती है, जनता के बीच में जाके जनता क्या पसंद करती, क्या नापसंद करती है और क्या प्रलोभन दिए जा सकते, उस आधार पे अपना मैनिफेस्टो बनाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बड़ा यक्ष प्रश्न है
कि संघ को कोसने से क्या वोट बढ़ता है, ये कोई एनालिसिस है क्या बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के पास? आखिर बार बार इसको क्यों किया जाता? अगर वोट बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सारे नेता बोलिए, और यदि वोट नहीं बढ़ता, कम होता है, तो स्वाभाविक है कि ऐसा बोलना छोड़िए। तो ये इस प्रश्न का जवाब कांग्रेस के पास खुद नहीं है। और आप इतना बार बार बोल के आपने हासिल क्या किया? आप केंद्र में भी नीचे आ गए, आप मध्य प्रदेश में भी नीचे आ गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए इतना अच्छा स्टेट है क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 दलीय अभी व्यवस्था है। कांग्रेस जब चाहेगी इच्छा से मध्य प्रदेश में बीजेपी से तगड़ी फाइट करके सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। यूपी और बिहार जैसी स्थिति में नहीं है। और अगर ये कांग्रेस ऐसे ही चलती रही और कोई तीसरा दल यहां पर आ गया तो कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसलिए उन्हें अपना नैरेटिव बदलना, अपने सारे जो इश्यूज पे जो है परिवर्तन करना ही पड़ेगा। देखिए सुदेश जी, ये बहुत अहम सवाल है। जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया और भारत ने हस्तक्षेप किया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अटल जी को संदेशवाहक दूत की तरह उन्होंने नागपुर भेजा था। और तत्कालीन जो संघ प्रमुख थे गुरु गोलवलकर जी, उनके पास जाकर इंदिरा जी का मैसेज दिया था कि हम जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको हम एक अलग देश के रूप में मान्यता देते हुए सैन्य हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, और आप देश में इसको लेकर प्रतिक्रिया सकारात्मक रहे, इसमें हम संघ से मदद की अपेक्षा करते हैं। आप ही का अतीत ये है, उसी नेहरू गांधी परिवार का अतीत ये है। हम ये नहीं कहते कि इसका अर्थ ये है कि आप संघ की प्रशंसा करने में जुट जाएं, लेकिन मुद्दे आपको बदलने पड़ेंगे। क्या ये बाद में सोनिया गांधी जी और राहुल जी को प्रसन्न करने के लिए आपने मुद्दे चुने? कितना लाभ हुआ आपको? देखिए द्विवेदी जी, भारत तरह तरह के फूल, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की शैलियाँ, तरह तरह के संस्कार, इन सब से बना हुआ भारत है। और भारत में किसी एक वर्ग विशेष को लेकर के बात की जाए, और ये तो सबको पता है कि आरएसएस के हाथ में रिमोट भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आरएसएस नहीं है। आरएसएस में जो तय हो जाता है भाजपा को वही करना पड़ता है, ये पूरा देश जानता है। तो ऐसी स्थिति में जब आरएसएस किसी तरह की राजनीति करती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है जितना चिंतन मेरे मित्र आरएसएस और भाजपा की कर रहे हैं, अगर उसका 10% भी अगर कांग्रेस का कर दिया होता तो मुझे लगता है कि आज यहाँ बैठ के इनको ये नहीं करना पड़ता। आज हम इस विषय पे यहाँ पे डिबेट नहीं कर रहे होते। अगर ये सिर्फ 10% भी अगर ये इसकी चर्चा कर रहे हैं, समझ लीजिए कि आरएसएस के बिना भारतीय जनता पार्टी अधूरी है, कुछ कर नहीं पाती। और अगर कोई हथकंडे इस तरह के अपनाए जाए, बंटवारे की राजनीति की जाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मेरे मित्र अगर इसकी 10% चिंता अगर आप अपने संगठन की कर रहे होते तो आज हमें इस विषय पे यहाँ पे नहीं बैठना पड़ता। भटकाने की कोशिश की जाती है, उन कोशिशों को नाकाम करने के लिए कांग्रेस का अतीत ये बताता है, और किसी भी पार्टी का अतीत। अगर बीजेपी में भी हम पीछे लौटेंगे और आज भी देखेंगे तो ऐसे नेताओं की संख्या, और ख़ासतौर से जिनकी आरएसएस की पृष्ठभूमि है, उन नेताओं का रेट्रोस्पेक्शन लेवल बड़ा मजबूत है, आत्मनिरीक्षण का स्तर बड़ा मजबूत है। और कांग्रेस में तो बड़ी सघन परंपरा ही रही है कि वहाँ लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, और सुनील शास्त्री जी ने हमसे बंसल न्यूज़ से बातचीत में कहा था कि जब नाबालिग रहते हुए 18 साल की उम्र ना होते हुए उन्होंने लाइसेंस बनवा लिया था तो बाबूजी कितने नाराज़ हुए थे, और उन्होंने कहा आज बहुत बड़ा अपराध हुआ है और देश के प्रधानमंत्री के घर में और उसके बेटे ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। ये परंपरा बताती है कि आप अगर खामियां देखते हैं तो इसकी शुरुआत बाहर से नहीं, पहले भीतर से होती है। आप पहले अपने भीतर झांकते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या कमज़ोरी है। बाहर कमज़ोरियाँ होती हैं, हो सकती हैं, और उनसे भी निपटा जाना चाहिए, लेकिन पहले अपने भीतर के उपद्रव को, द्वंद्व को, अपने भीतर के विरोध को हमें समझना चाहिए। और कांग्रेस के लिए सत्य शायद अभी बंटा हुआ है, और वो अपने भीतर झांकने का या तो साहस नहीं जुटा पाती है, या साहस जुटाने की जब कोशिश करती है तो वहाँ कुछ नेताओं के चेहरे या तो उसे डरा देते हैं, या उसे भ्रमित कर देते हैं, या फिर उसे सत्य से परे कर देते हैं। ये हम नहीं कहते कि ये कोई बड़ा लीडिंग स्टेटमेंट है, लेकिन कांग्रेस को इस विषय पर सोचना तो ज़रूर चाहिए। बहुत धन्यवाद सुशील जी, धन्यवाद दुर्गेश जी, और धन्यवाद सुदेश जी। नमस्कार।